Okay, so in the last session, we have seen in detail different types of fundamental forces. उसमें हमने चारों फंडामेंटल फोर्सेस डिस्कस किए हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब फोर्सेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. तो वो जो चार टाइप्स थे वो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर थे. दे विल एग्जिस्ट नो मैटर इफ यू डू समथिंग और इफ यू डोंट डू समथिंग. जहां जहां मास होगा वहां वहां पे ग्रेविटेशन होने ही वाला है. जहां पे चार्जेस होंगे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पे चार्जेस मोशन में होंगे वहां पे मैग्नेटिक फोर्स, और जब चार्जेस मोशन में होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहेगा, राइट. देन you have strong nuclear force which binds the nucleons together. प्रोटॉन को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखने वाला जो फोर्स था उसको हम बोलते थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इट इज गोइंग टू बी देयर. देन हमारे पास एक वीक न्यूक्लियर फोर्स था जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई को डीके करता है. अब इफ यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट, दिस फंडामेंटल फोर्सेस विल बी देयर. अब आगे अब जो कुछ भी फोर्सेस है आप उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो इन डिफरेंट टाइप्स. उसमें पहला है कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद होगा, याद तो होगा ही और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा और वेरी सून 1-2 महीने में वापस से करोगे. व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू डू बाय डूइंग दिस? प्रोड्यूस हीट. मतलब फ्रिक्शन. यू आर रबिंग वन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब मूव होता है तो इन दैट केस देयर इज अ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. तो जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होंगे और तब फोर्स आएगा तो उसको बोलोगे कांटेक्ट फोर्स. व्हेन bodies, different objects experience forces when they are in physical contact, such a force is called as contact force. उसमें से एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा? फ्रिक्शन. Another example, do you feel you have weight? Why? Because of attraction of earth. Okay, because you are sitting on the bench or standing on the floor. आप बेंच पे बैठे हो, आप फ्लोर पे खड़े हो, आप उस फ्लोर पे एक्शन लगा रहे हो और फ्लोर आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है. तो नॉर्मल रिएक्शन भी तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हो. सो द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स. द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन objects, the force which acts on objects when they are in physical contact, when they are in physical contact is known as contact force, is known as contact force. अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा. तो यू शुड नो देयर आर ओनली 2 to 3 फोर्सेस व्हिच आर कांटेक्ट फोर्सेस. उसमें से एक फ्रिक्शन, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन. तो एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्सेट्रा. नॉर्मल रिएक्शन. ओके, बहुत सिंपल है. इट इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. तो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है हम लोगों को. द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन बॉडीज, ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए. सच फोर्सेस विल बी कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्सेस. एग्जांपल यू ऑलरेडी नो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये भी आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो. यू एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ, क्योंकि ठंड में, इन विंटर्स, यू विल यूज दिस फ्रिक्शन टू जनरेट हीट. एंड जब आप वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हो और वेइंग मशीन शोज यू सम रीडिंग 70 किलो, 65 किलो, जो भी होगा वो, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज यू स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन इज एक्शन. और उस एक्शन का होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिएक्शन. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. योर एक्शन वाज नॉर्मली डाउनवर्ड्स और रिएक्शन इज नॉर्मली अपवर्ड्स. नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, इसके लिए उसको आप बोलते हो
normal reaction. Okay, then of course, what are non-contact forces? The forces which act between objects even when they are not in physical contact. Such forces are called as non-contact forces. Do you know some examples of non-contact? इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्जेस जरूरी नहीं है कि दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा होता है कि मून, ऐसा कभी हुआ है कि मून अर्थ का ग्रेविटी तभी फील करेगा जब वो अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा? नो, राइट? सो ग्रेविटेशनल फोर्स between earth and moon, gravitational force between earth and sun, gravitational force between any planet and sun, they are all non-contact forces. So simple hai, the forces acting between the objects, the force which acts, the force which acts on objects, which acts on objects even when objects are not in physical contact, even when objects are not in physical contact with each other, not in physical contact with each other, are known as, with each other are known as non-contact forces. Non-contact forces. Example, tell me quickly examples of non-contact forces. What? कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स. और कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, so on so forth, right? तो बहुत इजी है, यू जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. और अगर मैंने एग्जाम में पूछ लिया तो इतना लिखने के 2 मार्क्स है, सिंपल, राइट? नथिंग डिफिकल्ट. और यू से फिजिक्स इज डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट है? जब दो ऑब्जेक्ट्स में कांटेक्ट होगा और वो जो फोर्स होगा उसको बोलोगे कांटेक्ट. अगर दो ऑब्जेक्ट्स में फोर्स है विदाउट कांटेक्ट उसको बोलोगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. एग्जांपल एंड एग्जांपल, डन, राइट? तो आज का हमारा टास्क यही है कि हमने फंडामेंटल फोर्सेस को हमने डिफाइन किया था 4 टाइप के. अब हमको देखना है कि फंडामेंटल में भी देयर यू कैन अगेन क्लासिफाई. फंडामेंटल फोर्सेस में भी आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट. देन नेक्स्ट टाइप इज रियल एंड सूडो फोर्स. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड सूडो? यस, रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस. सुना कि सूडो का मतलब क्या होता है पता है? false, fake force which does not exist in real life. तो real forces और pseudo forces को हमको differentiate करना है. तो how will you define real forces? फिर पहले real define कर लेंगे फिर pseudo पे आएंगे. How do you define real forces? Which actually acts, but उसका which actually acts ऐसा तो नहीं लिख सकते ना. Real forces are those forces which actually act on the object. You cannot write it like this. You are right, but लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए. How will you define the real forces? कैसे define करोगे? Real forces are those forces which exist between objects due to interaction between the objects. जैसे Earth and Moon, there is interaction between Earth and Moon due to gravity of each other, right? जैसे एक चार्ज और दूसरा चार्ज, there is interaction between these two charges because of electric field of each other, right? तो real forces are those forces, real forces are those forces which act between the objects due to interaction between the two objects. So real forces are those forces which act between the objects due to interaction between them. And what else you can say about this?
They produce some effect. Any force will produce some effect. Any force will produce some effect. चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स, इट विल प्रोड्यूस हीट. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इट विल प्रोड्यूस अट्रैक्टिव इफेक्ट. So what else you can say? Real forces are those forces which act between the objects due to interaction between them. अब मान लो मेरे पास ये एक चार्ज है. Any charge produces which field in its surrounding? Electric field. तो कोई भी चार्ज अगर हमारे पास होगा तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग. जब इसमें दूसरा चार्ज आया तो क्या होगा? इट विल अट्रैक्ट और रिपेल, मतलब इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट. तो दूसरे चार्ज पे फोर्स क्यों लगा? क्योंकि वो फोर्स पहले चार्ज के फील्ड में था, राइट. तो ये जो फोर्स है सेकेंड चार्ज पे जो लग रहा है, ये सेकेंड चार्ज की वजह से नहीं, ये पहले चार्ज की वजह से भी नहीं, बट ये पहले चार्ज की फील्ड में था, इसकी वजह से है. सो रियल फोर्सेस में क्या होता है? रियल फोर्सेस, ये जो रियल फोर्सेस है, दे हैव सम ओरिजिन. उसका कुछ सोर्स है और वो सोर्स जो है एक्सटर्नल है. क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का था, लेकिन चार्ज के अंदर था क्या? वो कहां था? चार्ज के बाहर. सो रियल फोर्सेस इन दिस केस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रियल फोर्सेस के केस में सोर्स ऑफ द फोर्स इज एक्सटर्नल टू द बॉडी, टू द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, अर्थ, you, me, all of us, everything here in this room, outside this room, हम सब के सब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है. ऐसा होता है कि अर्थ के अंदर ही जाना पड़ेगा तब ग्रेविटी फील हो? नो, राइट. सो दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके. अब अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया तो ये नीचे गिरेगा. लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट फॉल, लेट इट फॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो द मोमेंट यू रिलीज इट, ये नीचे गिरा, राइट. ये नीचे गिरा, इसका मतलब अर्थ के बाहर भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है. मतलब ये जो रियल फोर्सेस होते हैं, रियल फोर्सेस का जो सोर्स और ओरिजिन होता है, ये ऑब्जेक्ट के बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है. सो रियल फोर्सेस, द सोर्स ऑफ रियल फोर्स इज एक्सटर्नल टू द ऑब्जेक्ट. सो रियल फोर्सेस between the objects have source and origin external to the objects. For example, you can say, example, a charge experiences electrostatic force when kept in electric field of some other charge, राइट. तो बहुत सिंपल है. जो भी बॉडी ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस बॉडी के बाहर भी ये फोर्स एक्ट होता है. तो सोर्स एंड ओरिजिन इज एक्सटर्नल टू द बॉडीज, राइट. व्हाट एल्स यू कैन से? यू कैन गिव एग्जांपल्स नाउ. अभी ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल तो मिल गया. नेक्स्ट एग्जांपल, कैन यू टेल मी एनी अदर एग्जांपल ऑफ रियल फोर्स? एनी अदर एग्जांपल ऑफ रियल फोर्स? मैं अभी बता देता हूं. रियल फोर्स आर रियल, दे आर नॉट फेक, दे एग्जिस्ट इन रियलिटी. मतलब रियल फोर्सेस बेसिकली दे आर ड्यू टू इंटरैक्शन. इंटरैक्शन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. दे आर ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, मैंने बताया अर्थ एंड मून आर इंटरैक्टिंग, हेंस देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. नंबर 2, one charge is interacting with other charge, hence there is electrostatic force. One proton is interacting with neutron, or proton is interacting with proton, or neutron is interacting with neutron, hence there is strong nuclear force. Okay, तो ये word, it is really important. Such forces are produced by interaction. और यहाँ पे और एक word important है, source and origin is external. मैं एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि
इस स्टेटमेंट का रियल मतलब आपको सूडो फोर्स से समझेगा। डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको एक बार बताया था कि आप एक गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी ने टर्न लिया टू द राइट एंड यू फील अ पुश टू द लेफ्ट। किसने धक्का दिया था? नहीं। गाड़ी ने ब्रेक मारा, सडनली यू फील अ पुश आगे, राइट, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पुश। किसने धक्का दिया था? नहीं। तो उस केस में भी फोर्स एक्ट हो रहा था आपके ऊपर, लेकिन वो फोर्स एक्सटर्नल था क्या? नहीं, किसी ने धक्का नहीं दिया, अपने आप ही लगा, अपने आप कुछ नहीं होता है। सो उस फोर्स का सोर्स, उसका, इसका नहीं, उस फोर्स का सोर्स, ओरिजिन कहां था? वो इंटरनल था। इस फोर्स का सोर्स क्या है? एक्सटर्नल है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई ऊपर जाके जंप मारता तो कभी नीचे नहीं आता। ग्रेविटी बोलेगा तू तेरा देख, मैं कुछ नहीं करने वाला, राइट। तो रियल फोर्सेस में ओरिजिन जो है, जो फोर्स एक्ट होता है वो बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है। सो सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स इज एक्सटर्नल, क्योंकि इफ आई डिसाइड टू गो एंड जंप, राइट, तो मुझ पे जो फोर्स एक्ट होगा वो कौन लगाएगा? ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो मुझ पे जो फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, वो कहां पे है? एक्सटर्नल टू द ऑब्जेक्ट। एक बॉल को ऊपर जाके छोड़ दिया, वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अर्थ का ग्रेविटी उस पे फोर्स लगा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसका सोर्स बाहर है। उसका सोर्स क्या है? ग्रेविटी। किसका ग्रेविटी? अर्थ का ग्रेविटी, राइट। सूडो फोर्स में जो हम देखेंगे आगे, सूडो फोर्स मतलब फेक फोर्स। फेक फोर्स में गाड़ी ने टर्न लिया राइट में, आपको लगता है किसी ने लेफ्ट में धक्का दे दिया। गाड़ी ने ब्रेक मारा, आपको लगता है कोई आपको पीछे से आगे धकेल रहा है, बट इन रियलिटी नो वन इज पुशिंग यू। सो वो उस केस में बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, उस केस में इंटरनल सोर्स था। उस केस में जो आपका इनर्शिया है, दैट इज योर मास, दैट वाज द रीजन ऑफ दैट फोर्स। तो वेरी सिंपल एग्जांपल में आप एक तो लिख ही दिया हमने, और एक दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। एग्जांपल बताओ। द फोर्स बिटवीन charge particles is due to real electrostatic force. Another example, the force between nucleons inside a nucleus. न्यूक्लियो मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में। तो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स inside the nucleus is due to real strong nuclear force, or the motion of planets around sun, or the motion of moon around earth. The motion of planets around sun is due to real gravitational force. सिंपल सा केस है, एक्सट्रीमली सिंपल। थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में पहले 5-6 लेक्चर तक थ्योरी ही थ्योरी है। तो यू नीड टू पे अटेंशन एंड यू आल्सो नीड टू लर्न हाउ टू राइट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है एग्जाम में कि पता तो सब है, याद ही नहीं आता है। तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, यू अंडरस्टैंड, यू राइट। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमने चालू किया था कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट, यू अंडरस्टैंड, यू राइट। यहाँ पे भी वैसे ही है, रियल फोर्स है, रियल फोर्स तो रियल ऐसा नहीं बोल सकते ना, रियल फोर्स और फोर्सेस विच रियली एग्जिस्ट। फोर्स तो एग्जिस्ट होता ही है, तो फिर उसको कैसे बोलेंगे रियली एग्जिस्ट? इट इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने ऑब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन, ये बहुत जनरल टर्म हो गया। दो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स मैग्नेटिकली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेन करो, जस्ट एक्सप्लेनिंग। और सोर्स बता दो इसका, रियल फोर्सेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैव सोर्स एंड ओरिजिन एक्सटर्नल टू द ऑब्जेक्ट, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग एग्जांपल्स एंड डन। नाउ नेक्स्ट फोर्स इज सूडो फोर्स। Pseudo force मतलब fake force. It is a false force, fake, which does not exist in
रियल लाइफ, इट इज नॉट अ रियल फोर्स ऑफ कोर्स। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप ऐसा तो बोल नहीं सकते, अ फोर्स व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ सूडो फोर्स। इट है तो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर बात ही क्यों करेंगे इसकी? वो एग्जिस्ट तो करता है। इट इज कंसिडर्ड टू एग्जिस्ट बेसिकली। आपको याद है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस? हमने 2 लेक्चर पहले इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था। डू यू रिमेंबर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस? डू यू रिमेंबर? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने क्या लिखा था? आपने ऐसा बोला था द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट रिमेंबर व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये पता ही नहीं है। एनी वन ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं, नहीं भी पता होगा तो डोंट वरी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जस्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड टू मेजर मोशन। मोशन को मेजर करना है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, कहीं से तो मेजर करोगे ना, डिस्टेंस मेजर करोगे, वेलोसिटी मेजर करोगे, एक्सेलरेशन मेजर करोगे, तो जहां से मेजर करोगे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे, उसको आपने बोला था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होंगे, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका पोजीशन विथ टाइम चेंज होते हुए आपको मिलेगा नहीं। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तब तक। अगर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ ईस्ट में मूव हो रहा है तो वो हमेशा आपको 2 मीटर पर सेकंड के साथ ईस्ट में ही मूव होते दिखेगा। कब तक? जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता नहीं है तब तक। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने बोला था इनर्शियल। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं खुद कोऑर्डिनेट सिस्टम बन सकता हूं क्योंकि मैं मेजर कर रहा हूं, तो मैं बाहर रुक के देख रहा हूं, ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, राइट? या तो I am seeing there is an object which is moving with 2 meter per second. It is continuously moving with 2 meter per second. I see an object sitting at rest, right? Then अब मैं खुद मूव होना चालू हो गया, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम हूं, मैं मूव हो रहा हूं, लेकिन आई एम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? अब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखता है टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज आई माई सेल्फ एम मूविंग। बट इट, देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब खुद ऑब्जर्वर, यू एज ऑब्जर्वर और मी एज ऑब्जर्वर, जब हम खुद मूव होते हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो आपको मूव होते हुए दिखेगा बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो आपको एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं दिखेगा। ओके, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड एज इनर्शियल, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात ये आ जाती है कि when observer itself is moving with acceleration, धूम मोड में आ गए, बाइक चलाते चलाते सडनली एक्सेलरेट कर लिया और आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। अब आपको दिख रहा है बेचारा जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। दैट इज नॉट रियलिटी। यू एज एन ऑब्जर्वर यू आर एक्सेलरेटेड। तो जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद एक्सेलरेशन में होता है उसको आप बोलते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये सूडो फोर्स का और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? मतलब व्हाट इज द रिलेशन? देयर इज रिलेशन, इसलिए इतना सारा वापस रिपीट करना पड़ा मुझे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, स्पेसिफिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसमें वैलिड नहीं था? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So that is the idea here. So when you are sitting in a bus and bus suddenly stops, you feel a push, forward push. किसी ने धक्का नहीं दिया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, मतलब रियल फोर्स नहीं था। रियल फोर्स हमेशा क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। जब गाड़ी ने लेफ्ट में टर्न लिया सर्कुलर ट्रैक पे, आपको लग रहा है कि कोई आपको बाहर धक्का दे रहा है टू द राइट, राइट, पर किसी ने धक्का नहीं दिया। ओके, सो ये जो फोर्स है, द फोर्स दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन रियल लाइफ but it is not real. Such forces are called as pseudo forces. अब pseudo forces सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होते हैं, क्योंकि यू सी जब गाड़ी ने ब्रेक मारा तो वेलोसिटी सडनली हो गया 0, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ। वेलोसिटी चेंज होना मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, राइट, या फिर डी एक्सेलरेशन।
तो सूडो फोर्स सिर्फ आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में ही मिलेंगे। अगेन इमेजिन आप एक सर्कुलर ट्रैक पे थे, मतलब वो जिस गाड़ी में आप बैठे हो सर्कुलर ट्रैक में है। डू यू रिमेम्बर सर्कुलर मोशन? डू यू रिमेम्बर सर्कुलर मोशन में जैसे ही ऑब्जेक्ट आया उस पे एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है, सेंट्रीपिटल, उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स सेंटर। वेरी गुड। तो जब तक गाड़ी स्ट्रेट रोड पे था तब तक इस गाड़ी ने कुछ एक्सेलरेशन फील नहीं किया। द व्हीकल, ये गाड़ी हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर से ही मूव हो रहा था, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो। बट द मोमेंट इट इज ऑन सर्कुलर ट्रैक, जैसे ही वो रोड के सर्कुलर पार्ट पे आ गया तो इस पे एक एक्सेलरेशन एक्ट होने लगा, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो अब इस गाड़ी में जो भी पैसेंजर है दे आर इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद बन गया अभी एक्सेलरेटेड, राइट। दैट इज व्हाई गाड़ी ने टर्न लिया यहां पे और यू फील समवन इज पुशिंग यू आउट। ओके, तो इसका मतलब यह है कि सूडो फोर्स सिर्फ तब एक्ट करता है व्हेन यू आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्योंकि ये जो फोर्स है, सूडो फोर्स है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट तो करता नहीं है, ये एक्सटर्नल भी नहीं है, ये इंटरनल है। तो इंटरनल किसकी वजह से आएगा? खुद के मास से। सो इट इज ड्यू टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। बाहर से तो किसी ने कुछ किया नहीं, फिर ऑब्जेक्ट पे से आएगा। ऑब्जेक्ट के पास क्या है? अल्टीमेटली ओनली मास। तो दैट इज व्हाई यू सी, ऐसे फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो भी इक्वेशन बनेगा आपके पास, उस इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ता है। क्यों ऐड करोगे? क्योंकि अगर नहीं ऐड करोगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप इसमें अप्लाई कर नहीं सकते। रिमेंबर दिस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। अगर वैलिड बनाना है, और वैलिड क्यों बनाना है? सिंपल चीज है, मैंने आपको पूछा कि कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में है, कैलकुलेट फोर्स। हाउ डू यू कैलकुलेट फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गई पहली गलती यहां पे। ये कहां से मिला था आपको? न्यूटन सेकंड लॉ। पर आपने क्या बोला? आपने बोला एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है। तो वैलिड करना है तो एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ेगा। जो भी इक्वेशन मिलेगा उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करोगे, मतलब यही टर्म ऐड कर लिया आपने। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इस पे तो कोई और फोर्स है ही नहीं। कौन सा फोर्स है? एक ही तो फोर्स है। कौन सा है वो? सेंट्रीपिटल। तो आपने जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया सो दैट ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप ला रहे हो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब नॉन इनर्शियल से आप ऑब्जेक्ट को ला रहे हो इनर्शियल में। क्यों? क्योंकि आपको क्या अप्लाई करना था? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वो जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको ही आप बोल देते हो सूडो फोर्स, राइट। अब ये एक्सप्लेन कैसे करोगे? बहुत इजी है। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टूड so far. So how will you explain? Take example. When a car suddenly is stopped, when a car is suddenly stopped, when a car is suddenly stopped, the passengers experience a push in forward direction. Similarly, when an object moves along circular path, it experiences, अगर ऑब्जेक्ट राइट में मूव हो रहा है तो इट फील्स अ पुश टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट में मूव हो रहा है तो इट फील्स पुश टुवर्ड्स राइट। इसको बोलते हो when object moves along circular path it experiences a push radially outwards,
it experiences a push radially outwards. मतलब लेफ्ट में मूव रहे हो तो राइट में पुश, राइट में मूव रहे हो तो लेफ्ट में पुश, radially outwards. Okay, right? In both the cases, there was no external force. There was no external force, but the object experiences force. But the object experiences force due to its own inertia. Due to its own inertia, and because, and also since the motion was accelerated, and also since the motion was accelerated. Such forces in which the source and origin is not external are known as pseudo forces. तो इतना आपको पता होना चाहिए, right? अब what you will say is, to make Newton's laws of motion valid, we need to add, क्या ऐड करोगे? We need to add force term, and this force term is known as pseudo force. So this is how you explain pseudo force. मुझे पता है ये थोड़ा बोरिंग है, but I don't want to skip it, क्योंकि the moment I skip it 12वीं में नहीं समझ में आएगा, 12वीं में आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्स्ट्रा फोर्स टर्म कहां से आया. तो दैट इज व्हाई theory है, but I can't help it. You need to understand. और रियल लाइफ है. When you move along circular path, कोई धक्का नहीं देता, फिर भी पकड़ते हो दरवाजे को, नहीं मैं गिर जाऊंगा, right? So you have to know basic physics. So try to keep your eyes open. Okay, then it is sufficient about pseudo force now. हमने स्टार्टिंग ही एग्जांपल से किया था, तो वापस नहीं लिखेंगे. लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स. तो सो फार हमने कल देखे थे 4 फंडामेंटल फोर्सेस, आज हमने देखा है कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, और हमने देखा है रियल एंड सूडो. व्हाट इज नेक्स्ट? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. और ये भी रियल लाइफ से कनेक्टेड है. सो विल डिफाइन व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. So conservative and non-conservative force. Very simple again. Then, how to define conservative force? So, let us talk about next type of force, conservative and non-conservative force. How many of you have heard of potential energy? What is potential energy? The energy possessed by a body due to its position, on account of its position, is called as potential energy. So basically there are two types of energies. Kinetic, whenever the body is in motion, the energy possessed by a body due to its motion is called as kinetic energy. इसलिए तो फॉर्मूला में लिखते हो हाफ mv². अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा. And another energy possessed by a body because of its position is called as potential energy. Now I have a water bottle here. Let us say कि ये water bottle नीचे ग्राउंड पे रखा था. Imagine ग्राउंड पे रखा था. अब मुझे इस वाटर बॉटल को उठा के एक टेबल के ऊपर रखना है एट सम हाइट h. ओके, तो एक ग्राउंड लेवल से बॉटल को, ऑब्जेक्ट को उठा के एक हाइट तक रखने में कुछ वर्क हुआ होगा, राइट? नाउ ये जो वाटर बॉटल है
इसको सेम पोजीशन से ग्राउंड पे और सेम टेबल पे अगर रखना है तो देर आर मेनी पाथ। मैं ऐसा भी उठा के रख सकता हूं, मैं इसको ऐसा घुमा फिरा के कहीं से भी कहीं पे भी लाके फाइनली टेबल पे रख सकता हूं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो ग्राउंड पे था, तो मान लो ये ग्राउंड लेवल है। हमारे पास एक टेबल है समवेयर ओवर हियर। हमने इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के टेबल पर रख दिया। अपने आप तो जाएगा नहीं, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। नाउ देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस। एक तो आपने पहला पाथ फॉलो किया था, ये दिस इज पाथ नंबर 1। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप ऐसा भी उठा के रख सकते थे, तो दिस वाज पाथ नंबर 2। आप इसको किसी और पाथ के थ्रू भी ला सकते थे, सो इट इज ओके, यू कैन ब्रिंग इट थ्रू एनी अदर पाथ। उसको आप ऐसा उठा के घुमा के फिरा के वापस यहाँ पर रख सकते थे, राइट। सो द थिंग इज you can actually take any other path as well, but as long as original position और final position same है, same amount of work needs to be done if there is no other force। वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था, there was no air resistance। so इस केस में क्या हो रहा है, आप एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के एक टेबल पे रख रहे हो, तो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कितना वर्क, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। ये डिपेंड नहीं करता कि आप उसको किस पाथ से लेके गए, आप उसको पहले पाथ से लेके गए, दूसरे से लेके गए, या फिर आप उसको ऐसा लेके गए थर्ड पाथ से, फोर्थ पाथ से। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये कब होता है, जब डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं होते। डिसिपेटिव मतलब अपोजिंग फोर्सेस नहीं होते हैं। तो अंडर द कंडीशन कि यहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे कोई और फोर्स नहीं था, तो इन दिस केस वर्क डन, किसने वर्क किया, फोर्स ने। हाउ डू डिफाइन वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो व्हेन द वर्क डन बाय अ फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। बहुत सिंपल सा आइडिया है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इमेजिन एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द ग्राउंड, यू आर पिकिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड कीपिंग एट अ टेबल एट सम हाइट h with respect to ground. There is work done against gravity, right? अब if the work done happens to be path independent, कहीं से भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए। such force in which work is independent of path is known as conservative force, right? अब imagine हमारे पास और एक सिचुएशन है। इमेजिन ये है आपके पास टेबल, यहाँ पे है ग्राउंड लेवल, यहाँ पे आपके पास है एक ऑब्जेक्ट, एंड इमेजिन यू हैव वाटर ओवर हियर। यहाँ पे मैंने पानी भर के रख दिया, यहाँ पे पानी है मान लो, एक इन सम दिस इज स्विमिंग टैंक, राइट। यहाँ पे पानी भर के रख दिया। नाउ इफ I take the object from this path, the work done will be different. If I take the object from this path, work done will be different. क्योंकि जब आप उसको इस मीडियम के थ्रू डाल रहे थे, जरूरी नहीं है पानी, it can be also air. When you are bringing the object through this medium, इस मीडियम में अपोजिशन होता है ना, होता है। इसलिए तो फिर आप स्विमिंग करने जाते हो तो you have to put more force, कि अपने आप जैसे एयर में चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं। You have to put more force because water opposes the motion, right? तो in this case, initial position A था, final position B था, लेकिन इस केस में work done will be different. तो work done depends on path. So such forces are called as non-conservative forces, right? So you need to imagine, you need to understand this. जब वर्क डन बाय अ फोर्स ये पाथ डिपेंडेंट हो, देन द फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव
जब वर्क डन बाय अ फोर्स ये पाथ इंडिपेंडेंट हो, देन सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां तक समझा? गुड। अब इसके आगे आप ये सोचो कि जब हमने केस नंबर 1 लिया था, केस नंबर 1 मतलब देयर वाज नो मीडियम हियर, नो एयर, नथिंग नथिंग नथिंग। तो जितना वर्क आपने ग्राउंड से टेबल पे लेके जाने में किया, उतना ही वापस टेबल से ग्राउंड में आने में लगेगा। पहले केस में वर्क वाज डन अगेंस्ट ग्रेविटी और दूसरे केस में वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो पहले केस में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, सेकेंड केस में वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी, राइट? दोनों होंगे सेम, जितना नीचे से ऊपर उतना ही ऊपर से नीचे, मतलब एक साइकिल में टोटल वर्क डन इज 0, करेक्ट? 0। वाई 0? यहां पे वर्क हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब माइनस साइन के साथ आएगा, और यहाँ पे वर्क हुआ ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब प्लस साइन के साथ आएगा। और आप बोल रहे हो कि पाथ इंडिपेंडेंट है, तो जितना वर्क ए से बी में जाने में लगा उतना ही वापस बी से ए में, लेकिन ए के केस में था नेगेटिव, बी के सेकंड केस में है पॉजिटिव। व्हाट इज -2 + 2? 0। तो माइनस वर्क प्लस वर्क इज 0, राइट? तो इस केस में इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम ग्राउंड टू सम हाइट एंड बैक again to the ground, total work done is 0, right? Good. But in the second case, अगर आप इसको लेके गए यहां से ऐसा घुमा के और वापस लेके आए दूसरे ही पाथ से, तो वर्क डन for the object to go from ground to some height and to come back to the ground again is not the same, मतलब टोटल वर्क डन इज नॉट 0। यहां पे देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है, कंजर्वेटिव फोर्स, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, नो रेजिस्टेंस, नथिंग नथिंग। लेकिन जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो यू हैव टू मेक दिस इन योर ब्रेन हेड। कैसे लिखोगे? हम आज तो लिखेंगे नहीं, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन व्हेन द वर्क डन बाय अ फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, such a force is called as conservative force. When the work done by a force is path dependent, such a force is called as non-conservative force. The work done by the object, by the force to move the object from one position to another and back to the original position is 0, क्योंकि पहले केस में ग्राउंड से टॉप -W and top to again ground plus W, total work done is 0. So work done in a cyclic process is 0. In second case, the work done from going from ground to the table and back to the ground is not the same. So total work done in cyclic process is not 0. तो इसके लिए आप बोल रहे हो कि कंजर्वेटिव के केस में there is no loss of energy. जितना वर्क किया वो पहले, एंड बाय द वे पोटेंशियल एनर्जी इसने बोला इज डिफाइंड एज एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब जब एक चीज याद रखना, हैव यू हर्ड दिस, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड? यस, गुड। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पे रखा था, तो मैंने क्या किया? वर्क क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहां गया? आपने बताया कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वर्क जो मैंने तो एनर्जी लगाया ना, ये बॉटल को मैंने ग्राउंड से उठा के यहाँ पे रखा, मेरा तो एनर्जी स्पेंड हुआ। अगर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो कहाँ गया? क्या? कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, लेकिन किसमें? इसमें स्टोर हो गया, और इसलिए आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय mgh, राइट? जैसे ही ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से हाइट पे रखा, उसमें आ गया पोटेंशियल एनर्जी, राइट? क्यों? क्योंकि उसको नीचे से ऊपर उठा के रखने में कुछ वर्क हुआ और वो वर्क कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, राइट? इज दिस क्लियर? तो दैट इज व्हाई यू से वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। अगर ग्राउंड पे होता ऑब्जेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? H is 0, mg 0 is 0। अगर मैंने इसको उठा के
10 मीटर ऊपर रख दिया तो है क्या? यस, mg इंटू 10 मीटर्स। वेरी गुड। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की जब बात होगी, सिर्फ ओनली इन दैट केस यू कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जितना वर्क आप अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हो उतना ही वर्क ग्रेविटी करेगा। मतलब यहाँ पे कन्वर्जन होगा किसका? ये वर्क का पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का वापस से वर्क में। वर्क पोटेंशियल एनर्जी वर्क विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एवरी टाइम देयर इज लॉस। एवरी टाइम आप पहले बार उठा के रखे 10 जूल लग गया, वापस आते वक्त 4 ही जूल मिल रहा है, 6 जूल इज लॉस्ट। वापस उठा के रखे 10 जूल, वापस आया तो 4 जूल, 6 जूल अगेन लॉस्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड ओनली इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट? तो इज द डिफरेंस क्लियर नाउ, राइट? तो याद रखना और बहुत काम की चीज है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ओके, तो ये जो कंजर्वेटिव है और नॉन कंजर्वेटिव है, हम कल के लेक्चर में क्विक रिकैप करके वी विल आल्सो राइट दिस थिंग डाउन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।